जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान टीम जो है वो बड़ी अनप्रडिक्टेबल टीम है। घड़ी में तोला घड़ी में माशा। एक दिन कुछ परफॉर्मेंस होती है और उसके अगले दिन उसी विकेट पर उसी यानी कि ग्राउंड में पाकिस्तानी टीम ऐसा परफॉर्म करेगी कि आपको समझ नहीं आएगा कि इनको हुआ क्या है। और फिर दोबारा से एक दिन जो है वो कमबैक करती है और ऐसा परफॉर्म करती है कि आप जो है वो हैरान परेशान रह जाते हैं कि ये वही टीम है जो कि एक रोज़ पहले इतनी बुरी परफॉर्म कर रही थी। अब हमने देखा कि नेशनल स्टेडियम कराची में पहला वनडे न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान जो हुआ उसमें पाकिस्तान टीम ने बड़ी आसानी से 6 विकेटों से पहला वनडे जीता। बड़े इत्मीनान के साथ अच्छी परफॉर्मेंसेज रहीं और हर शोबे में पाकिस्तान ने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया। और नसीम शाह की बड़ी अच्छी जो है वो उसमें बॉलिंग रही, बाबर आजम ने जो है वो अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन अगला ही मैच जो कि उसी ग्राउंड में खेला गया नेशनल स्टेडियम में, वहाँ पर पाकिस्तानी टीम जो है वो अचानक कोलैप्स कर गई, समझ से बाहर के हुआ क्या है आखिर। अच्छा जी, ज़रा क्विकली नज़र दौड़ाते हैं क्योंकि कुछ दिलचस्प वाक़यात भी जो हैं वो मैच के मैंने शेयर करने हैं कि मैच के दौरान जो है वो क्या कुछ होता रहा। और अलीम डार साहब जो हैं उनको उनके पैर जो है वो क्यों पकड़े नसीम शाह ने, ये भी आपको बताना है। और इसके अलावा ये कि जो कुछ फ़ैन्स थे पाकिस्तान टीम के वो ग्राउंड में पहुंच गए तो उनके साथ क्या सलूक हुआ ये भी बताना है। लेकिन क्विकली ज़रा मैच में नज़र दौड़ाते हैं कि हुआ क्या। अच्छा जी, न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और टॉस जीतकर जो है वो पहले उन्होंने बैटिंग का फ़ैसला किया और ये फ़ैसला उनका इब्तदाई तौर पे तो बड़ा ही बेहतरीन साबित हुआ। और शुरू में ऐसा लग रहा था कि आज जो है वो कमाल ही हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक विकेट गिरी थी 2 रन पे। उसके बाद बड़ी ज़बरदस्त जो है वो कॉनवे और केन विलियमसन की पार्टनरशिप हुई और तकरीबन कोई 183 के स्कोर पे उनकी जो दूसरी विकेट गिरी है। तो इस तरह से 182 रन की जो है वो पार्टनरशिप हुई दूसरी विकेट की शराकत में। तो बड़ी ज़बरदस्त ये पार्टनरशिप थी। उसमें अगर हम बात करें कि डेविन कॉनवे की, तो उन्होंने 101 रन्स बनाए जबकि केन विलियमसन जो हैं उन्होंने 85 रन्स स्कोर किए। तो इस तरह जो एक विकेट गिरने के बाद ऐसा लग रहा था 160 से भी ऊपर जब जो है वो एक ही विकेट गिरी थी तो लग रहा था कि शायद ये स्कोर आज 300 प्लस जो है वो कर देंगे। लेकिन जनाब मज़ा आ गया। आज जो है वो जिस तरह से बॉलिंग की है मोहम्मद नवाज़ ने और नसीम शाह ने, एक बार फिर उसने कमाल कर दिया क्योंकि मोहम्मद नवाज़ जो है उन्होंने 4 खिलाड़ी आउट किए 38 रन देकर और नसीम शाह जो है उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए 58 रन देकर। और इसके अलावा हारिस रऊफ़ और उसामा मीर जो हैं उन्होंने एक एक विकेट ली। तो एक मौके पे मैंने कहा ना कि लग रहा था कि शायद 300 प्लस होगा, लेकिन ये जो पाकिस्तान की बॉलिंग रही ख़ासकर नवाज़ और नसीम शाह की, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंटेन किया न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ों को और उन्होंने स्कोर को जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 261 रन तक पहुँचने दिया। और इस तरह पाकिस्तान को जीतने के लिए 262 रन का टारगेट मिला जो कि बज़ाहिर एक आसान हदफ लग रहा था क्योंकि इससे एक रोज़ पहले भी तकरीबन इतना ही कुछ स्कोर था 250 के आसपास जिसमें पाकिस्तान ने बासानी मैच जीता था 6 विकेटों से। लेकिन अब पाकिस्तान की जब इनिंग्स का आगाज़ हुआ तो उसमें जो दोनों ओपनिंग बल्लेबाज थे फ़खर जमान और इमामुल हक, वो कुछ भी ना कर सके। फ़खर जमान तो अंडे पर गए और बिल्कुल ही वो कोई रन ना बना सके। इमामुल हक जो है उन्होंने 12 गेंदों पे 6 रन बनाए, वो भी पवेलियन लौट गए। और इसके बाद बाबर आजम ने जो है वो थोड़ा सा खेल जो है टीम है उसको संभाला दिया और उनका साथ दिया मोहम्मद रिजवान ने। तो बाबर आजम जो हैं, जितने रन बाबर आजम ने बनाए उतने ही रन से ये पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया क्योंकि 79 रन जो हैं वो बाबर आजम ने बनाए और पाकिस्तान जो है ये मैच जो है वो 79 रन से हार गया। अच्छा अगर हम बात करें बाद में आने वाले बल्लेबाज़ों की जो कि पाकिस्तान टीम के थे, तो उसमें हारिस सुहेल जो हैं उन्होंने 10 रन बनाए। रिजवान मैंने बताया कि 28 रन बनाकर आउट हुए जबकि आगा सलमान से 25 रन बना सके। मोहम्मद नवाज़ ने 3 रन बनाए। उसामा मीर 12 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद वसीम जो हैं वो 10 रन बनाकर आउट हुए। नसीम शाह ने कोई रन नहीं बनाया और इसी तरह हारिस रऊफ़ ने भी कोई रन नहीं बनाया। और पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवर्स में, यानी पूरे 50 ओवर भी नहीं खेले पाकिस्तान टीम ने। ये बड़ा अलमिया है पाकिस्तान टीम का कि कम से कम जब आपको ये पता है कि अब आप मैच फंस रहा है तो ओवर्स मुकम्मल करने तक तो ज़रूर जाएं। और ये अक्सर हमने देखा है पाकिस्तान टीम का ये जो है ना ये बुनियादी मसला रहा है कि चाहे पहले बैटिंग कर रहे हो या बाद में बैटिंग कर रहे हो, अक्सर तज्जियाकार आपने सुना होगा यही कहते हैं कि जी ओवर्स पूरे नहीं खेलते,
कभी कभी तो 20 ओवर्स भी पूरे नहीं खेलते, ये भी बड़ा मसला है। तो ये तो फिर 50 ओवर का गेम है। 43 ओवर पाकिस्तानी टीम ने खेले, 182 रन जो है उन्होंने बनाए, और इस तरह जो दूसरा मैच है वो पाकिस्तान टीम हार गई 79 रन से, और ये सीरीज़ जो कि 3 मैचेस की सीरीज़ है 1-1 से बराबर हो गई। अच्छा, अब इसमें एक जाहिर सी बात है कि जो आज हमने देखा पाकिस्तान टीम जब फील्डिंग कर रही थी ना, तो वो बड़ी लाउजी फील्डिंग की उन्होंने, बहुत ही ढीले नज़र आए, बहुत ही ढीले ढाले। यानी आप देखें कि उसमें मिस फील्डिंग हुई है, कुछ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं, करीब से बॉल गुजर रही है उसको रोक नहीं पा रहे, तो जैसे नहीं होता ढीलेपन का मुजाहरा करना, तो वो ढीलेपन का मुजाहरा किया। और फिर जब बैटिंग के लिए आए तो मेरी अपनी फीलिंग थी, मुझे लग रहा था कि ये आज ना जीतने के लिए नहीं खेल रहे, ऐसा लग रहा है कि बस ये खाना पूरी कर रहे हैं कि चलो जी ठीक है। और अब ज़ाहिर है तीसरा मैच जो है वो इंटरेस्टिंग उसी वक्त होना था कि जब अगर ये मैच पाकिस्तान हारता, मैं ये तो नहीं कह रहा कि जानबूझ के हारे, लेकिन अब ज़ाहिर है सीरीज़ इंटरेस्टिंग हो गई, लोगों का इंटरेस्ट बन गया, जो क्राउड है वो जो है वो फिर मज़ीद ज़्यादा तादाद में आएगा, लोग मैच देखने आएंगे कि जी सीरीज़ 1-1 से बराबर है, ये इंटरेस्टिंग मैच है, जो ये जीतेगा वो सीरीज़ जीत जाएगा। बहरहाल पाकिस्तान के पास एक मौका था, लगातार गालिबन 10वां शायद मैच था ODI जीतने का, लेकिन वो पाकिस्तान ने मौका गंवा दिया, और सीरीज़ जो है वो फ़िलहाल 1-1 से बराबर है। अच्छा, अब इसमें एक इशू ये कि जो शान मसूद हैं उनको इस मैच में भी नहीं खिलाया गया। आपको पता होगा कि शाहिद अफरीदी जो है उन्होंने न सिर्फ ये कि नायब कप्तान बनाया उनको रिजवान की जगह, बल्कि उनको ज़ाहिर है जब नायब कप्तान आप बनाए तो उसका मतलब ये है कि वो टीम में होना चाहिए ना, लेकिन बाबर आजम ने जो है ना पहला मैच खिलाया उनको, ना दूसरा मैच खिलाया। अच्छा, दूसरा मैच ना खिलाने की जो बुनियादी मुझे वजह नज़र आती है बज़ाहिर, वो यही कि बाबर आजम से मुतालिक ये बात बड़ी मशहूर है, और अक्सर जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं या जो साबिक क्रिकेटर्स हैं वो ये कहते हैं कि आपने ख़ुद भी बल्कि नोट किया होगा, जैसे एशिया कप, वर्ल्ड कप के जब भी मैचेस हुए तो बाबर आजम जो विनिंग कॉम्बिनेशन है ना उसको छेड़ते नहीं हैं। आई डोंट नो वो कोई साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है या क्या होता है कि वो मैच जीत जाएँ तो उस कॉम्बिनेशन को बरकरार रखते हैं। अब मसला ये होता है कि बहुत से लोग ये जो तज्जियाकार हैं या स्पोर्ट्समैन हैं पुराने साबिक जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपको कंडीशंस जो है ना, प्लेइंग कंडीशंस, पिच के हिसाब से आपको अपनी टीम में तब्दीली करनी पड़ती है, ठीक है। तो लेकिन इसके बावजूद हमने माजी में ये देखा है कि जैसी मर्जी कंडीशंस हो, जो भी हों, बज़ाहिर ये देखा गया है कि बाबर आजम जो है वो जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको छेड़ते नहीं हैं। अब यहाँ तो एक और भी मसला था कि जी शाहिद अफरीदी साहब ने उनको बना दिया नायब कप्तान शान मसूद को, और ये बड़ा एक कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही थी, जिस पर रमीज़ राजा ने ये कहा है कि भाई ये आप खामखा की कंट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, और आप जो है वो जो टीम पिछले कुछ अरसे से, चंद सालों से कंट्रोवर्सी से बिल्कुल पाक थी, कोई ऐसे इशूज़ नहीं थे, मसले नहीं थे, एक यूनिट की तरह टीम जो है वो खेल रही थी, आपने उसमें कुछ थोड़ा सा जो है ना उसको उसमें हिलजुल कर दी है। अब ये बातें क्योंकि बाहर निकलती हैं बकौल रमीज़ राजा के, तो ये अच्छा इफेक्ट नहीं जो है वो डालती हैं खासकर पाकिस्तानी टीम पर, जो कि इस वक्त एक यूनिट की तरह जिसको खेलना चाहिए, क्योंकि आगे ज़ाहिर है बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं, वर्ल्ड कप भी जो है वो आ रहा है 2023 का। तो बहरहाल अब ये एक बात तो ये हो गई कि बाबर आजम ने इस वजह से गालिबन नहीं खिलाया कि जी वो विनिंग कॉम्बिनेशन को ना छेड़ें, और दूसरा ये कि जी उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ जो है वो ज़ाहिर है ये कहा जा रहा है कि शान मसूद को नायब कप्तान बनाया गया। अच्छा, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि अब शायद जो तीसरा मैच है ना उसमें ऐन मुमकिन है कि कुछ तब्दीलियाँ जो हैं वो हों, और बाबर आजम जो हैं वो शायद शान मसूद को खिलाने में भी या तो फ़खर की जगह या फिर इमाम उल हक की जगह, ज़्यादा चांस वैसे फ़खर की जगह है, लेकिन यू नेवर नो, क्योंकि वो जाहिर सी बात है देखना पड़ेगा कि किसकी जगह जो है वो उनको खिलाते हैं शान मसूद को, और तब्दीली मुमकिन है कि शायद वो जो है वो कर दें। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपने अड़ी लगानी है, वो कहते हैं ना आडा लगाना है, तो वो फिर आप जो मर्ज़ी करें, लेकिन इस वक्त क्योंकि इमाम जो हैं उन्होंने परफॉर्म नहीं किया तो ऐन मुमकिन है कि उनकी जगह खिलाए। बहरहाल तीसरे वनडे में देखते हैं क्या होता है, होगा बड़ा दिलचस्प, क्योंकि जी सीरीज़ जो है वो अब बराबर है, तो जो भी तीसरा वनडे जीतेगा वो जीत जाएगा। अच्छा, कुछ दिलचस्प वाक़यात हुए इस मैच में, वो ये कि अलीम डार साहब जो हैं वो अंपायरिंग कर रहे थे, तो मोहम्मद वसीम जूनियर ने थ्रो फेंका तकरीबन बाउंड्री लाइन के करीब से, तो वो जाकर जो है वो जो अलीम डार साहब हैं वो खड़े थे पिच के करीब ही, विकेट के करीब, तो उनके जाके पैर पे लगा या टखने के पास जो है वो लगा, तो वो सीन भी आपने देखे, बड़े मतलब यानी कि दिलचस्प है। उनको गुस्सा भी आया, पीछे बाबर आजम जो हैं वो उनके दांत निकले हुए, वो हंस रहे, कह रहे भाई क्या कर दिया तूने यार, मार दिया अंपायर को। तो वो उनके पैर पे जैसे ही लगा तो उन्होंने पैर भी सलाया, उन्होंने जो उनकी शर्ट हाथ में थी, टी शर्ट बॉलर की, उन्होंने ऐसे ज़मीन पे जो है वो गुस्से में मारी,
तो फिर नसीम शाह जो हैं, वो जो ज़ाहिर है जूनियर प्लेयर हैं, तो वो करीब आए, उन्होंने फिर सहलाया उनके पैर को और ऐसा लग रहा था कि जैसे शायद उनके पैर पकड़ के जो है वो खड़े हैं। तो ये तस्वीरें बड़ी दिलचस्प हैं जो कि आज देखने को मिली। अच्छा, इनके अलावा आज एक और जो वाक़या हुआ इस मैच के दौरान वो ये कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के जो फैंस थे, 2 खिलाड़ी, वो कहता था वो जब बैटिंग कर रहे थे ना, तो वो जंगला फलांग के बार को जो है ना, वो फलांग के वो पहुंच गए, जवान के बच्चे दोनों। हालांकि नेशनल स्टेडियम कराची में जगह नहीं है कहीं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो उधर काफ़ी बड़ा जंगला लगा हुआ है तो वैसे हर स्टेडियम में पाकिस्तान के, लाहौर में भी है, लेकिन नेशनल स्टेडियम में हमने देखा है कि ज़रा ज़्यादा इसका एहतमाम है कि कोई फलांग के नहीं जा सकता। वो जवान के बच्चे कराची के 2 जो है ना वो लौंडे जिन्हें कहते हैं, वो पहुँच गए जी, फैंस बड़े कमाल। तो खैर वो जाकर उन्होंने जो है वो जो बाबर आजम का फ़ैन था वो तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन जो मोहम्मद रिजवान का फ़ैन था वो गले लगाने में कामयाब हो गया मोहम्मद रिजवान को। और बड़ा ज़ाहिर है वो उसके लिए तो एक एक्साइटिंग मोमेंट होगा, लेकिन थोड़ी देर में जो है ना वो फिर पता चल जाता है जब सिक्योरिटी वाले आते हैं, क्योंकि ये बैन है, ये मना है, आप ऐसे जाके किसी खिलाड़ी को गले नहीं लगा सकते, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, उसे हाथ नहीं मिला सकते, बड़ी सख्ती से इस पर पाबंदी की जाती है। और सुनने में ये भी आया है कि उस लड़के को थोड़ा कुछ ना मारा पीटा भी किया है। अगर ऐसा है तो ये गलत है, उसूली तौर पे ऐसा करना नहीं चाहिए। ज़ाहिर है आप पकड़े, ठीक है, आप उनको जो भी अकॉर्डिंग टू जो लॉ है या कवायद व ज़वाबित हैं, आपने स्टेडियम से बाहर निकालना है, जो भी करना है, चलो वो एक ठीक है, लेकिन सारे फैंस होते हैं वो कहते हैं ना कि एक्साइटेड हो जाते हैं जब अपने पसंदीदा प्लेयर्स को जो है वो अपने सामने देखते हैं। तो एनीवे, आपने एक और बात नोट की होगी कि न्यूजीलैंड की जो टीम थी वो स्याह पट्टियाँ बांध कर खेल रही थी। तो इसकी वजह ये थी कि एक साबिक खिलाड़ी थे न्यूजीलैंड के, ब्रूस मरे, उनका इंतकाल हुआ था एक रोज़ पहले 82 साल की उम्र में। उस की वजह से जो है ना वो न्यूजीलैंड की टीम जो है उन्होंने स्याह पट्टियाँ लगाई हुई थी, तो इसके अलावा ऐसा कोई और रीज़न नहीं था। तो ये आपके साथ जो है वो बातें शेयर करनी थी। बहरहाल तीसरा वनडे जो है वो इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि जो भी ये वनडे जीतेगा वो सीरीज़ भी जीत जाएगा। और अब देखते हैं नेशनल स्टेडियम कराची में इसके लिए जो है वो कैसा माहौल मिलता है। अपना बहुत ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।